Hybridization is process of intermixing of atomic orbitals of nearly same energy to form new orbitals with identical energy and shape. हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल जो है आपस में इंटरमिक्स करते हैं जिनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, और इंटरमिक्स करके जितने भी ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर कार्बन की बात हम करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये ग्राउंड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट में 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला आता है 2p में, और एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 एंड 2p3 हो जाता है। इस तरह से ये इसके पास 4 ऐसे ऑर्बिटल हो जाते हैं जो इंटरमिक्स कर सकते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2s2 है, तो अगर इसी स्टेट में ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता तो इसके पास तो स्पेस ही नहीं था कि ये क्या करे, बस यहाँ पे तो ये 4 बॉन्ड बना ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपस में इंटरमिक्स करते हैं और इंटरमिक्स करके नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये क्या करते हैं, इक्वल एक जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये s और ये 3p मिलके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, 1s, एक s यहाँ से और 3p यहाँ से, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हुए, 4। तो 4 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या फीचर है हाइब्रिडाइजेशन का, क्या इसमें मेन पॉइंट है जो हमें याद होना चाहिए। तो सबसे जो पहला और बहुत ज़रूरी जो है वो ये है कि जितना हम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतना ही नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे अभी कार्बन वाले केस में हमने देखा था कि एक s जो 2s था और ये 2p में कितने, 1 2 3, ठीक है, px py एंड pz, ये चारों मिलके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हुए ना, एक यहाँ पे, एक ये और एक ये, कितने हुए, 4, 1 2 3 एंड 4। ये चारों मिलके क्या किए, इनका इंटरमिक्सिंग हुआ और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, वो कौन से थे, sp3 वो बना, sp3 कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 4। मतलब जितने का ही इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म करेगा। उसी तरह से जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा उसका शेप जो होता है वो सेम होता है और उसका एनर्जी सेम होता है। जैसे यहाँ पे ये जो 2s होगा उससे 2p की एनर्जी जो होगी वो थोड़ा ज़्यादा होगी, लेकिन जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उन चारों की एनर्जी जो होगी सेम होगी, और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप जो होता है वो सेम होता है। कुछ इसी तरह का होता है, एक पॉजिटिव लोब होता है जो बड़ा होता है और एक छोटा सा लोब होता है जो निगेटिव लोब होता है। तो ये जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं उनका शेप जो होता है सेम होता है, और हम लोग देखते हैं कि s का, p का, d का, सभी का शेप ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल का अलग अलग होता है, लेकिन जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप जो होता है वो सेम होता है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए होता है कि उस डायरेक्शन में हमें ऑर्बिटल मिले जिस साइड से बॉन्ड का अच्छे से फॉर्मेशन हो सके। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्स मोर स्टेबल बॉन्ड देन एटॉमिक ऑर्बिटल। इनका फॉर्मेशन ही इसीलिए होता है कि अच्छे से बॉन्ड स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब फॉर्म करेगा तो जो बॉन्ड उसके थ्रू बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किसके कंपेयर में, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं जब बनते हैं तो किसी ना किसी डायरेक्शन में बनते हैं। हो सकता है कि वो लीनियर हो, ठीक है, वो हो सकता है कि किसी डायरेक्शन में हो, ये हो सकता है कि जैसे इस तरह से हो, या फिर हो सकता है कि वो क्या हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में बना हुआ है। तो क्या है, किसी ना किसी एक डायरेक्शन में फॉर्म करता है।
हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेचर क्या है कि वो किसी न किसी डायरेक्शन में फॉर्म करता है और ये डायरेक्शन इस तरह से रहेगा कि आपस में जो इलेक्ट्रॉन हो उनके बीच में रिपल्सन जो है वो मिनिमम हो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से और हम लोग क्या जान सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन का ज्योमेट्री कैसा है, जो सेंट्रल एटम है उसकी ज्योमेट्री, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से किस डायरेक्शन में अरेंज है, ये कौन बताएगा हमें, ये हम हाइब्रिडाइजेशन से जानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेप बताता है, शेप अलग चीज़ है और ज्योमेट्री अलग चीज़ है। जैसे अगर हम लोग की बात करें तो कोई भी चीज़ है जिसमें कि एक लोन पेयर यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे कुछ एक्स वाई कुछ अटैच है, तो इसका शेप इन एक्स और वाई के कारण होगा, इस एटम का सी वाई एक्स का, इस लोन पेयर के कारण नहीं होगा। लेकिन इसकी एक इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री है ना जो इस तरह से प्रेजेंट है कि इस कार्बन के यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्योमेट्री है कि यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट है, किस तरह से ओरिएंटेड है। तो ये हमें हाइब्रिडाइजेशन जो है हमें बताता है कि कैसा इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री कैसी है, जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड किस तरह से अरेंज है। और जो ये कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का वो केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए वर्क करता है, पाई बॉन्ड के लिए वर्क नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन का, किस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन होगा और किस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो केवल वैलेंस सेल जो होते हैं, वैलेंस सेल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वही इंटरमिक्स करते हैं और हाइब्रिडाइज करते हैं। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ से होता है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। तो वैलेंस सेल के ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही इंटरमिक्स करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो इंटरमिक्सिंग करेंगे तो हाइब्रिडाइज होंगे। तो केवल और केवल वैलेंस सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वही हाइब्रिडाइज करते हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि जिनकी एनर्जी सेम होती है केवल वही जो है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाते हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अगर हम चाहें तो 2s और 2p का जो है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2s और 3d एक साथ इंटरमिक्स कर जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। 2s और 2p आराम से इंटरमिक्स कर जाएंगे क्योंकि इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। 3s, 3p और 3d इनका आपस में इंटरमिक्सिंग हो सकता है क्योंकि इनकी एनर्जी लगभग बराबर है, 3s से थोड़ा ज़्यादा 3p की, 3p से थोड़ा ज़्यादा 3d की। तो ये इंटरमिक्स करके नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने पर इंटरमिक्सिंग होना संभव नहीं होता है। तो जब भी इंटरमिक्सिंग होगा तो वैसे ऑर्बिटल के बीच में होगा जो कि क्या हो, तो आपस में जिनकी एनर्जी लगभग बराबर हो, थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने पे उनका इंटरमिक्सिंग संभव नहीं है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड और एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे या फुल फील्ड होंगे या जो एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे वो सब के सब जो है वो इंटरमिक्सिंग कर सकते हैं और इंटरमिक्स करके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना सकते हैं। जैसे अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि 2s2 था, यानी कि ये फुल फील्ड था, 2p2 था, तो ये भी क्या था, ये हाफ फील्ड से थोड़ा कम था। तो हाफ फील्ड भी होता तो भी क्या होता, ये इंटरमिक्सिंग कर सकता था। वैसे ही हाफ फील्ड जो हो या फुल एम्प्टी भी हो तो कोई बात नहीं, खाली हो कम्प्लीटली तो भी क्या कर सकता है, वो भी इंटरमिक्स कर सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड और जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो भी आपस में इंटरमिक्सिंग करके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना सकते हैं। अब हम लोग टाइप देखते हैं कि कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। सबसे पहला जो है sp हाइब्रिडाइजेशन। जब एक s और एक p आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए, एक ये और एक ये, मतलब दो ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स किए तो हमारे पास दो ही जो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे sp, जिनका नाम होगा एक s और एक p मिलके sp और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। और देखिए इसमें s कितना है, 50% s है और 50% p है। तो इस जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये जो बनेगा sp, ये क्या होगा, इसमें 50% s का कैरेक्टर होगा और 50% जो होगा p का कैरेक्टर होगा। अब ये जो s और p आपस में
इंटरमिक्स करेंगे तो ये sp ऑर्बिटल बनाएंगे, जो कि क्या होता है, लीनियर होता है, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे BCl2 है, BF2 है, BBr2 है, ये सब के सब क्या बनाते हैं, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। हम लोग जब भी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किसी सेंट्रल एटम का देखते हैं, उसके अराउंड जो उसके साथ अटैच है उसका नहीं देखते हैं। किसका हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हमेशा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। और सेंट्रल एटम कौन होता है, जिसका नंबर जो मॉलिक्यूल में कम हो। अब अगर हम बेरिलियम की बात करें तो वो ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p1। तो यहाँ अगर और ये एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 एंड 2p2। वैलेंस सेल इसमें कौन सा है, इसमें वैलेंस सेल कौन सा है, 2s है एंड 2p। ये 2 जो है सेकेंड वाला सेल जो है वो वैलेंस सेल है, तो इसमें 2 ऑर्बिटल है, एक s और एक p, और क्या करेंगे, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरमिक्सिंग होगा, इसके s का और ये p का इंटरमिक्स करके ये sp ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, एक s का और एक p का, तो कितना हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, 2। दोनों का नाम क्या होगा, sp। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होगा। अब देखिए ये जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना, एक sp यहाँ पे है और एक sp यहाँ पे है, एक sp यहाँ पे है, इसका ये पॉजिटिव लोब है, ये छोटा सा जो दिख रहा है वो इसका निगेटिव वाला लोब है। वैसे ही एक sp यहाँ पे है और इसका ये पॉजिटिव लोब है, और छोटा सा ये जो दिख रहा है ये इसका निगेटिव लोब है। अब Cl का जो p ऑर्बिटल है इसके साथ बॉन्ड बना रहा है ओवरलैप करके, और इस तरह से हमें sp2 जो BCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि एक s और 2 p जो है इंटरमिक्स करेंगे और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। कितने ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, 1 2 3, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, 3 ही। 3 कौन से, sp2। जितने का मिक्सिंग हुआ वैसा ही हम नाम देते हैं, एक s और 2p, एक s और 2p, एक s और 2p, तो क्या नाम हुआ, sp2। अब इसमें क्या होगा, 33% जो कैरेक्टर होगा वो किसका होगा, s का होगा, और 66.3% जो होगा कैरेक्टरिस्टिक वो p का होगा, क्योंकि p का जो नंबर है वो बढ़ जाता है। अब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ फॉर्म करते हैं आपस में, उनके बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। इनके बीच में एक एंगल जो होगा वो 120 का होता है। तो ये जो इनका इससे जो ज्योमेट्री बनती है वो कैसी होती है, ट्राइंगुलर प्लेनर। अब जब भी जो नया बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म कर सकता है, यहाँ पे फॉर्म कर सकता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा अगर इसी साइड से बॉन्डिंग बना रहा है तो उसका भी शेप कैसा होगा, ट्राइंगुलर प्लेनर ही होगा। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे है, BF3 है, BCl3 है, BBr3 है। जैसे बोरोन का अगर हम लोग देखते हैं, बोरोन जो ग्राउंड स्टेट में जब होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। और एक्साइटेड स्टेट में जब होगा तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मूव कर गया p में मूव कर गया है, ठीक है। अब यहाँ जो फ्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसके साथ। बोरोन था वो sp2 हाइब्रिडाइज था, तो उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो एक दूसरे से 120 डिग्री पे ओरिएंटेड थे। ये ओरिएंटेशन क्यों हो रहा है, ताकि इनके बीच मिनिमम रिपल्सन हो। तो फ्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरोन के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, जिनके बीच में क्या होगा, एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा, और इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर।
sp3 हाइब्रिडाइज नेक्स्ट टाइप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब 1s और 3p क्या हो, आपस में इंटरमिक्स हो। तो कितने ऑर्बिटल जो है उनका इंटरमिक्सिंग हो रहा है, 1 2 3 एंड 4 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है तो हमें 4 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनका नाम हम लोग क्या देंगे, sp3। क्यों sp3 दे रहे हैं, क्योंकि एक s और 3p मिलके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना रहा है, इसलिए हमने इसका क्या नाम दिया, sp3। इसमें क्या होगा, s का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 25% होगा, और जो ये p का कैरेक्टरिस्टिक होगा इस sp3 में वो कितना होगा, 75% होगा। क्योंकि इसमें 75% जो है 3 यहाँ पे p जो है मिक्स कर रहे हैं, कितने, एक s के साथ, तो p का कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा sp3 में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा उसमें sp3 बनेगा तो उसका भी शेप यही होगा। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो उसका सेम शेप होगा, लेकिन उसमें कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका ओरिएंटेशन अलग होता है। वो इसलिए ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, ताकि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हो उनके बीच मिनिमम रिपल्सन हो। जो हम s और 3p जो ये इंटरमिक्सिंग होगा तो ये जो है आपस में 109 डिग्री के डिस्टेंस पे होंगे, अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहेंगे, जो क्या होगा 109.5 मिनट पे। और ये जो ज्योमेट्री होगी उसे हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। और इस ज्योमेट्री में हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की, और जैसे कि CH4 है, मीथेन जो होता है उसमें कार्बन जो है ये सेंट्रल एटम है, और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन जो है इससे जुड़ा हुआ है। तो कार्बन में हम लोग देखेंगे, इसके लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है। ग्राउंड स्टेट में जब होता है तो 2s2 एंड 2p2 इसका वैलेंस शेल कन्फिगरेशन होता है। जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन s से p में चला आएगा, और उसके बाद इस s और इस तीनों p के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ऑर्बिटल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, उनका इंटरमिक्सिंग होगा, और 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक दूसरे से 109.5 मिनट की दूरी पे होंगे। और ये जो H का s ऑर्बिटल होगा इसके चारों लोब के साथ sp3 वाले के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। और CH4 की ज्योमेट्री क्या होगी, CH4 की ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है कि हम लोग इससे पहले देखे थे कि हम लोग ज्योमेट्री जब भी डिसाइड करते हैं किसी भी एटम में, अभी हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने देखा था, तो हमको कंसीडर क्या करना है, उसके लोन पेयर को और उसके बॉन्ड पेयर को। तो NH3 के लिए हम लोग देखते हैं NH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन जब ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है वो होगा 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। तो ये जो है s और p आपस में हाइब्रिडाइज करके हमें sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट चूँकि सेम है, तो ये जो 2s था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर की तरह प्रेजेंट रहते हैं, और 2p ही जो होता है जिसमें जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या होंगे, वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जाएंगे। ये मिलके क्या बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जो एक दूसरे से कितने की दूरी पे होंगे, 109.5 मिनट की दूरी पे होंगे। लेकिन ये जो है इसके 3 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल होंगे, और एक जो है उसमें लोन पेयर होगा, उसमें लोन पेयर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और तब बॉन्ड पेयर में होता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको थोड़ा दूर करेगा यहाँ वाले बॉन्ड को, फिर यहाँ वाले बॉन्ड को भी ये थोड़ा दूर करेगा। तो जो 109 डिग्री पे पहले था ये सारे ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल, वो उनका बॉन्ड एंगल रिड्यूस कर जाएगा और कितने पे आ जाएंगे, 107 डिग्री पे आ जाएंगे। तो जो अब ये ज्योमेट्री जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, वो पिरामिडल हो जाएगी। मतलब नाइट्रोजन जो है, एक तो यहाँ पे लोन पेयर हो गया, ठीक है, एक जो है ये लोन पेयर हो गया, तो वो इसी तरह से रह जाएगा, और यहाँ पे 3 जो है वो क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया।
तो हमारी ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ही होगी, ज्योमेट्री जो होगा वो टेट्राहेड्रल ही होगा, लेकिन शेप जो होगा वो क्या हो गया, पिरामिडल हो गया, क्योंकि शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। वैसे ही अगर हम लोग H2O को देखें, H2O के लिए देखें तो सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4। इसमें जो ये 2s है और ये जो 2p है ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे तो एक s और 3p हाइब्रिडाइज किया तो क्या बनेगा, sp3, क्योंकि हमारे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, तो 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज करेंगे तो 4 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे जब फॉर्म होगा 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो 2 में जो है ये लोन पेयर इनके रहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर जो है इसी तरह से रह जाएगा। हम लोग जानते हैं कि वैलेंस शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो उसको सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो 2 ही बनाएगा 2 हाइड्रोजन के साथ। अब ये दोनों लोन पेयर जो हैं वो क्या करेंगे, पास वाले बॉन्ड जो बना रहेगा उसको क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। तो जो वो 109 का डिग्री का एंगल था वो रिड्यूस होके कितने पे आ जाएगा, 104.5 मिनट पे। क्या था इसके पहले 10, टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री में कितनी थी, 109.5 का, अब क्या पे आ जाएगा 104.5 पे। तो अब जो वो उसकी ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगा टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या हो जाएगा उसका, वी शेप हो जाएगा या एंगुलर, या इसे हम लोग बेंट भी कहते हैं। कैसा हो जाएगा, अब ये जो पहले हमारा जो ये ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर जो होंगे दोनों जो कि हाइब्रिड और ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, इन दोनों साइड अपने रिपल्सन देंगे, जिसके कारण जो हाइड्रोजन है वो पास आ जाएगा और एक वी टाइप का शेप बन जाएगा, जिसे हम लोग बेंट शेप या एंगुलर शेप या वी शेप कहते हैं। तो जो H2O है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री किसकी देखते हैं कि जो पास में ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से ओरिएंटेड है, तो वो जो है टेट्राहेड्रल ही होगा, चूँकि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, लेकिन इनका शेप कैसा हो जाएगा, इनका शेप जो हो जाएगा वी शेप हो जाएगा। शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d। हमने sp3 का देख लिया, उसमें हम नया क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक d। तो एक 1s है और 3p है, 2 3 4 5, मतलब हमने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कराया, 5 का अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया मतलब इंटरमिक्सिंग कराया तो हमें 5 ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे, और इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा, एक s है तो s, 3p है तो 3p3 एंड d1 है तो d1, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 को हम लोग केवल नंबरिंग शो नहीं करते हैं, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया, sp3d। और इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से अरेंज होते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, जैसे एक ट्राइंगल हो और इसके ऊपर और नीचे, तो ये जो ऊपर नीचे वाले हैं इनका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है, और ये जो ट्रायंगल में जो रहते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। मतलब हमारे पास 2 तरह के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल जाते हैं, एक जो 120 के डिग्री के डिफरेंस पे हैं और दूसरे जो 90 डिग्री के डिफरेंस पे हैं सेंट्रल एटम से, ठीक है। और इनका जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हमको हर एक हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री याद रखना होगा और कौन कौन से मिक्स करके उनको बनाते हैं, इसका एग्जांपल जैसे देखने को मिलेगा। ये क्या है, देखिए ये जो है एक ट्राइंगल बना इसीलिए ट्राइगोनल, और ये जो है क्या है, 2 हमारे पास नीचे और ऊपर की तरफ जो क्लोरीन आके लगे तो एक पिरामिड का जो है वो शेप बन जाता है, इसीलिए बाई पिरामिडल, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल याद रखना। 5 है तो ऊपर नीचे क्या है, एक और आ गया है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होगा, ये जब हम लोगों ने देखा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होता है, ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एकदम आपके फ़ैन के जैसा होता है। इसमें जो फ़ैन के 3
पार्ट जो उसके पार्ट होते हैं वही है, और ये सेंट्रल है जो उसके सेंटर में होता है। इन तीनों के बीच में आपस की दूरी हमेशा क्या होगी, 120। वैसे ही अगर उस फैन के ऊपर और नीचे, अप साइड में भी और लो बैक साइड में भी, अगर हम लोग क्या करें, एक और उसके साथ उसका पार्ट जोड़ दें तो क्या होगा, वो कुछ इसी तरह से हो जाएगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ऊपर और नीचे एक पिरामिड के जैसा फॉर्मेशन हो जा रहा है सब बर्न के साथ, अगर हम उसको जोड़ रहे हैं तो। नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा कि एक s 3p और 2d ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे। कितने ऑर्बिटल हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स कर रहे हैं। तो हमें कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा sp3d2, क्योंकि d के 2 ऑर्बिटल जो हैं आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, sf6 है। बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं वो sp3d2 बनाते हैं, और इसका जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इन सभी में आपस में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे क्या है, सल्फर है, फ्लोरीन जो है इसके साथ, इसके 8 फेसेस होते हैं, जिसके कारण इसका नाम जो दिया गया है वो ऑक्टाहेड्रल दिया गया है। इसमें देखिए, जब सल्फर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है डी में, और पी वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाता है डी में। और इस तरह से हम इन 6 एटॉमिक ऑर्बिटल का जो है आपस में इंटरमिक्सिंग होता है, और ये इंटरमिक्स करके sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म किए हैं, जहाँ पे फ्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन देके क्या किया है, ये सारे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हैं जो मैंने ग्रीन से दिखाया, वो क्या है, वो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन और सल्फर के इलेक्ट्रॉन के बीच में। वैसे ही एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं BrF5 का। BrF5 में क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ब्रोमीन, तो ये जो S है और इसके 4p और 4d के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं, और इंटरमिक्स करके 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं sp3d2 का। तो यहाँ पे जो 4s2 जो रह जाता है, वो जब जाता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, तो sp3d2 में जाके भी वो एज ए लोन पेयर रहता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि पहले से ही फुलफिल्ड है। तो जो नेक्स्ट सारे जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये क्या करेंगे, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड मिलके बनाएंगे। तो एक तो हमारे पास लोन पेयर रह गया ब्रोमीन के ऊपर, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो ज्योमेट्री है ब्रोमीन के चारों तरफ जैसे पहले थी वैसा ही है, ठीक है। लेकिन एक लोन पेयर के आ जाने के कारण इसका शेप चेंज हो गया। अब इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। एक स्क्वायर है, चारों फ्लोरीन जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और नीचे में एक फ्लोरीन आ जाएगा। तो अगर हम इस तरह से बनाएं सबके साथ तो क्या होगा, एक पिरामिड शेप का फॉर्मेशन होगा। तो अब जो इसका शेप केवल किसका चेंज हुआ है, BrF5 का हुआ है। ब्रोमीन की ज्योमेट्री जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रोमीन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं हुआ है, वो ऑक्टाहेड्रल ही है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी चीज़ अगर दिया रहेगा, कोई स्ट्रक्चर दिया हो या फॉर्मूला दिया हो, तो उसके थ्रू हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करेंगे। कोई अगर स्ट्रक्चर या फॉर्मूला दिया हुआ है तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो स्ट्रक्चर या अगर पता है तब तो हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान होता है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसमें हम लोग एक जेड निकालते हैं, और जेड क्या होता है, वो होता है जितना
भी उस सेंट्रल एटम के पास सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर, इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आता है उसे हम लोग जेड कहते हैं। और जेड के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए मतलब हाइब्रिडाइजेशन का क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग है। तो दो कम से कम एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तभी उनका इंटरमिक्सिंग होगा। तो दो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हुआ है तो क्या होगा, जेड उसके लिए 2 होगा और हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp होगा। यानी कि जेड का वैल्यू सिग्मा बॉन्ड या प्लस लोन पेयर अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो sp होगा। उसी तरह से अगर जेड का वैल्यू 3 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा। देखिए A1s और 2p यहाँ पे क्या हुए हैं, हाइब्रिडाइज हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज हुए हैं वो 3 है, जो यहाँ पे जेड में शो कर रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं, जेड का वैल्यू जब 4 होगा तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। जब हमारा जेड जो होगा वो 5 होगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। अगर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, शेप क्या, ज्योमेट्री क्या होती है, प्लेनर। sp2 होगा तो ट्रायंगुलर, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, sp3d होगा तो ट्रायंगुलर पिरामिडल, एंड sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। यहाँ क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और यहाँ क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ये याद रखना है। ये क्या होगा, ट्राइएंगुलर प्लेनर। ये क्या होगा, लीनियर। तो ये हमें हमेशा याद रखना होगा। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे SO3 है। अगर हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हमको क्या कंसीडर करना है, केवल स्ट्रक्चर में कि कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना लोन पेयर है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमको जेड कैसे निकालना है, जेड हमको निकालना है सिग्मा प्लस लोन पेयर से। तो इसमें देखिए SO3 में ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। जब भी डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है। लोन पेयर यहाँ है नहीं सल्फर पे, तो क्या हो गया, 3 सिग्मा। यानी कि जेड का वैल्यू 3, तो 3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। और क्या हो जाएगा इसकी ज्योमेट्री, ट्राइएंगुलर प्लेनर। SO4 माइनस हो अगर तो क्या होगा, देखिए इसका अगर हमारे पास हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर बना पाएंगे तो हम तुरंत बना सकते हैं, और अगर स्ट्रक्चर दिया है तो भी बहुत इजी है। तब हमें क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट कर लेना। जहाँ भी डबल बॉन्ड है वहाँ एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। हमें किसको कंसीडर करना है, केवल सिग्मा को। और यहाँ पे एक सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा है। कितना टोटल सिग्मा हो गया, 4। लोन पेयर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कितना हो गया, 0। तो टोटल जेड का वैल्यू क्या आ गया, 4 आया। इसका मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। वैसे ही PCl5 में कितने सिग्मा है, 5 है, ठीक है। लोन पेयर 0 है, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, और हमारा जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल। जब भी हम लोग देख रहे हैं तो किसके लिए देख रहे हैं, इस फास्फोरस के लिए। NO3 माइनस के केस में देखिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और एक पाई है, और 2 जो है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो कितना टोटल सिग्मा हो गया, 1, 2 एंड 3। तो जेड का वैल्यू कितना हो गया, 3। लोन पेयर है ही नहीं, 0। तो क्या होगा, उससे कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हो जाएगा sp2, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर, ठीक है। SA4 अगर हो तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। 4 हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इस फ्लोरीन के साथ। तो टोटल हमारे पास जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 + 1 = 5। और उससे रिलेटेड जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग sp3d। और इसका जो हमारा ज्योमेट्री जो होगा, इस सेंट्रल एटम से के
वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन चूंकि ये वाला जो है ये लोन पेयर है, तो शेप की अगर बात करें तो SF4 का शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन सल्फर के अराउंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है वो कैसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ज्योमेट्री अलग चीज़ है और शेप अलग चीज़ है। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह से दिया हो और कहा जाए कि आपको क्या करना है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। तो हमको कुछ नहीं करना, जैसे वहाँ जेड निकालते थे वैसे ही हर कार्बन के लिए यहाँ भी जेड निकालेंगे। जब भी डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा और एक सिग्मा, मतलब इस कार्बन के साथ कितना हमारा जेड आ गया, 3। अगर 3 आया तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन के लिए देखिए यहाँ एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, मतलब कितना सिग्मा इसके पास बॉन्ड आ गया, 3। तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ये C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा इस साइड और एक सिग्मा इस साइड। तो टोटल सिग्मा इसके साथ कितना होगा, इस कार्बन के साथ एक इस साइड और एक इस साइड, तो 2 सिग्मा हो गया। तो 2 जब सिग्मा हो बॉन्ड, मतलब उससे कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। देखिए इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 2 जो ट्रिपल बॉन्ड के जो बॉन्ड थे वो पाई बॉन्ड होंगे और एक जो होगा वो सिग्मा होगा। ठीक है, तो एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, तो इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही सेम इस कार्बन के लिए भी साथ भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा इस साइड और एक सिग्मा इस साइड। तो टोटल इसके पास कितना हुआ, जेड का वैल्यू 2 हुआ इसके लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। वैसे इस कार्बन के लिए देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा और एक पाई, और ये दोनों जो है ये सिग्मा सिग्मा, मतलब इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो जेड का वैल्यू आएगा वो 3 सिग्मा है ना, 1 2 3 हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ये वाला जो कार्बन है इसके साथ भी क्या कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 एंड 3। एक पाई बॉन्ड है ये, तो पाई को हमको क्या करना है, काउंट ही नहीं करना है। तो कितना इसके साथ जेड का वैल्यू हुआ, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। देखिए ये भी हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, कितना सिग्मा है यहाँ पे, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड, ये 2 3, और ये जो एक पाई है तो पाई को हमको कंसीडर नहीं करना है। तो कितना आया यहाँ पर, जेड का वैल्यू 3 कब होगा, जब sp2 होगा। ठीक है, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के साथ कितना सिग्मा है, 1 2 3 जब होगा तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर ये कार्बन देखिए इसके साथ क्या है, 4 जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो यानी कि जो जेड का वैल्यू हो जाएगा वो 4 हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालते हैं तो सेंट्रल एटम के लिए निकालते हैं, यहाँ भी हम लोग सेंट्रल एटम के लिए निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए नहीं निकाल रहे हैं। अगर CO3 माइनस माइनस है तब क्या होगा, 2 माइनस है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 3 सिग्मा है तो, और लोन पेयर है नहीं, तो 3 के अकॉर्डिंग क्या होगा इसके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, PO4 3 माइनस, जब PO4 3 माइनस है तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा, एक डबल बॉन्ड और 3 जो है सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच रहेगा। पाई को हमें काउंट नहीं करना, तो कितना सिग्मा, 1 2 3 4 जब होगा तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए इस कार्बन अगर बेंजीन रिंग है और उसके लिए क्या करना हो, हमें निकालना हो हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेट में डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है, पाई को हमको कंसीडर नहीं करना है, और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो एक कार्बन के लिए जो निकालेंगे वही सबके लिए हो जाएगा। कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, मतलब 3 है अगर जेड का वैल्यू, तो कॉरस्पॉन्डिंग उससे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। हर एक कार्बन के लिए ये होगा क्योंकि हर एक के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड ही हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो कार्बन होंगे बेंजीन के वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। अब मान लीजिए हमें दिया हुआ है और उसका स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है, तो उस केस में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। स्ट्रक्चर अगर पता ना हो तो कैसे हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जेड को निकालने का, वो होता है Z = ½
इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज जितना भी उस मॉलिक्यूल पे हो माइनस पॉजिटिव चार्ज जो उस मॉलिक्यूल पे हो प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, वैसे एटम जिनकी वैलेंसी जो है 1 हो, उनका हम लोग क्या करना है, नंबर काउंट करके जोड़ देना है। मोनोवैलेंट किसको बोलते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 हो, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं और क्लियर होगा। अगर NH3 है तो देखिए यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है सेंट्रल एटम क्या होगा, ये नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। तो क्या करना है, फार्मूला के अकॉर्डिंग हाफ प्लस इंटू 5 प्लस कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो किसको ऐड करना है हमको, जितने भी मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन है। कितना मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन है, एटम है इसके पास 3 है तो 3 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 5 + 3 = 8। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे 4, तो जेड का वैल्यू 4 आया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। कैसे किया हमने, फिर से देखिए, हमारे पास फॉर्मूला था Z क्या था, Z था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। जितना निगेटिव चार्ज रहेगा मॉलिक्यूल को उसे जोड़ देना है, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको घटा देना है। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, जितना भी जो भी अगर मोनोवैलेंट एटम हो मतलब ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 है, उतना नंबर, जितना नंबर एटम हो उतना को हमको ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हुआ, हमने नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है तो क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। ठीक है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाफ। कोई भी अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको हमको ऐड करना, कितना निगेटिव चार्ज है, 2 प्लस करना है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, फिर जोड़ना है मोनोवैलेंट एटम का नंबर, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है तो कितना हुआ, 4 + 2 6। इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा जेड का वैल्यू। तो जेड का वैल्यू 3 कब आता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, और क्या होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री जो होगा क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। वैसे ही अगर NO3- के लिए निकालें तो जेड का वैल्यू क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। उस पर चार्ज कितना है, निगेटिव चार्ज 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 है तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो केवल क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6। को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन sp2 और उससे कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर मान लीजिए SiF4 है, कितना आसान हो जा रहा है ना, अगर हमको ये फॉर्मूला याद रहे तो कितना इजी है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आता ही हो, आप बना पाएँ। लेकिन अगर इसके थ्रू करेंगे तो ईजिली क्या होगा, सेम चीज़ होगा और जल्दी भी होगा। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए क्या है कि हर एक एटम जो भी दिया हुआ है उसकी वैलेंसी, उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो आपको आना चाहिए। जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको आना चाहिए। यहाँ के लिए जेड क्या है, इसके अगर सिलिकॉन को देखें तो जैसे कार्बन उसके नीचे सिलिकॉन, तो इसके भी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 होता है, जैसे कार्बन में होता है। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव ना निगेटिव। ये क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, कितना है, 4 है, तो 4 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करना होगा, 8/2 कितना हुआ, 4। तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल। वैसे ही अगर SF4 की बात करें हम तो SF4 में क्या होगा, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6, वैसे ही सल्फर में कितना होगा, 6। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें जेड निकालना है। जेड कितना होगा, हाफ। कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज तो है नहीं, सल्फर का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना, 6 प्लस कितने मोनोवैलेंट एटम, 4, तो 4 हमने डाल दिया। कोई निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है नहीं तो 0। 6 + 4 कितना होगा, 10। 10/2 कितना होगा, 5। तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, वैसे ही अगर हमें
जेनॉन O2F2 के निकालना होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए हम Z निकालेंगे। कोई भी अगर हमें इनर्ट गैस मिल जाए तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, केवल F2 जो है वो मोनोवैलेंट एटम है। कितना है इसका नंबर, 2 है, तो 2 को ऐड कर देंगे, क्या होगा 8 + 2 = 10, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, और हमारा जो ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल इस मॉलिक्यूल का। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल में भी हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए देखते हैं, सेंट्रल एटम के लिए। हम किसके लिए देख रहे हैं, सेंट्रल एटम कौन होगा, जिसका नंबर सबसे कम होगा। अब ज़ेनॉन फ्लोराइड का अगर देखें तो ज़ेनॉन फ्लोराइड में क्या है, इसका अगर हम हाफ कर दिए, ज़ेनॉन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 8। इसके पास कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं है, तो 0 प्लस यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4 है, फ्लोरीन 4 है। 8 + 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 12/2 करेंगे तो क्या होगा 6 का होगा, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। हम लोग जब भी देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो सेंट्रल एटम का देखते हैं, और ये जो है इसके साथ अटैच एटम है। जब भी हम लोग ज्योमेट्री और शेप 2 चीज़ होता है। ज्योमेट्री की जो ये बात कर रहे हैं वो क्या है कि इसके अराउंड जो ये सेंट्रल एटम है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, ये क्या है ज्योमेट्री। और शेप क्या होगा कि शेप एक्चुअल में वो कैसा है, क्योंकि शेप में हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, और हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक